क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी, हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई। ये देश कई कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में। ये देश दुखी था, मातम में था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता। These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to control the Law Minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. By the judge. फिर क्या बचेगा इस देश में अगर ये बात सच हो जाती है कि जजेस खरीदे जा सकते हैं। दूल्हा बिकता हुआ हमने सुना है फिल्म, लेकिन जज बिकेगा ये हमने कभी नहीं सुना। क्या अब ये भी हमको इस देश में देखना पड़ेगा। साथियों और सभी संवाददाताओं, एंटोनी जी ने अभी जो कहा वो हमारे भारत के इतिहास में जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद घटना है। इतनी कठिनाई से हम हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहाँ कुछ सिद्धांत रखे, कुछ कानून बनाए। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसका जिक्र एंटोनी जी ने किया है। जब भी इस देश में कभी लड़ाई का निर्णय लेना पड़ता है, कभी इंटेलिजेंस का सहारा लेके हमारा अपने देश की रक्षा के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उसमें प्रमुख 4 लोग रहते हैं, 4 मिनिस्टर्स रहते हैं जो सिक्योरिटी की बात कहते हैं, इंक्लूडिंग NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने 2-3 युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात, ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई थी। बट एंटोनी जी ने अभी कहा, वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा। तो विशेषता बालाघाट के बारे में और पुलवामा से भी ले ले, जब कहीं खुशियां मना रहे थे, बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर, बालाकोट कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे, दुख मना रहे थे।
और कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा। कैसा भला हो जाएगा? और कौन भला करेगा, ये भी संभाषण है उसमें। तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो ये लीक आउट हो गया है, ये हमारे देश के लिए और अगले आने वाले सरकारों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। और ये सभी कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहाँ के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरंत वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो गुनाह किया है उन्होंने, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप सब भली भांति जानते हैं कि न्यायपालिका का क्या महत्व है हमारे गवर्नेंस में, हमारे संविधान और हमारी व्यवस्था में। और हम सभी लोग इस देश में जहां एक तरफ पार्लियामेंट पर निर्भर हैं, संसद पर अपना विश्वास रखते हैं, तो वो दूसरी ओर न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है कि जहां कभी कोई ऐसी बात उठती है जिस पर हम समझते हैं कि हमें कष्ट है, खेद है, तो हम न्यायपालिका के सामने जाया करते हैं। विश्वास है न्यायपालिका में। समय समय पर बहुत सारी बातें उठती हैं, अफवाहें उठती हैं, लेकिन हमेशा हमारा ये मत रहा है कि न्यायपालिका में अगर विश्वास खो दिया हमने तो फिर कुछ बचेगा नहीं। संविधान की सुरक्षा न्यायपालिका से होती है और हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं और पूरा विश्वास न्यायपालिका में रखते हैं। इसी संदर्भ में ये कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा खेद है, बड़ा दर्द है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात हुई है जहाँ पर न्यायपालिका में जो कुछ चल रहा है, कोई केस चल रहा है जिसमें ये लोग संबंधित हैं, उसके बारे में जो टिप्पणी आई है वो टिप्पणी बहुत कष्टदायक है और इसलिए कुछ प्रश्न उठते हैं। और वो प्रश्न ये है, क्या जो बात हुई है उससे ये स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका पर दबाव डालने का प्रयास या उन पर इन्फ्लुएंस डालने का प्रयास किया गया है जो अवैध है, और क्या इस प्रयास से क्या कोई गलत निर्णय न्यायपालिका से लेने में ये लोग सफल रहे, कामयाब रहे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर साथ ही साथ में बात आती है कि लॉ मिनिस्टर के साथ बैठक हुई। मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि लॉ मिनिस्टर का क्या दायित्व होता है। आई एम अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ लॉ मिनिस्टर, एंड इफ अ लॉ मिनिस्टर is brought into the loop on something of this nature, it will be extremely unfortunate. Then finally have the BJP, I have no qualms in saying this, has the BJP let loose people whose job and whose mandate is to go and influence judges unconstitutionally, unlawfully? And what would the judges do, what would the judiciary do where it reacts, rightly so, it reacts to irresponsible reportage, it reacts with processes in contempt? Will the judiciary turn a blind eye, or will, to restore the confidence of the people and the faith of the people, the judiciary set an example?
We are not saying that any judge may have been influenced. All we are saying is that anybody has the audacity to even talk about influencing a judge is completely unacceptable, and we stand with the judiciary in ensuring that the judiciary remains above this dirty politics that has been unleashed by these people. हम इसको न्याय का मंदिर मानते हैं. We believe the courts are temples of justice, और temples of justice में न्यायपालिका में एक न्याय के मंदिर में आस्था के साथ हम जाते हैं, आस्था उसमें रखते हैं. इस आस्था को ठेस लगी है. This faith that we have is being dented and is being attacked, and therefore we are extremely saddened and extremely upset by the judge. मैं उससे कोट कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को ये नोट दिया जाएगा. By the judge. फिर क्या बचेगा इस देश में अगर ये बात सच हो जाती है कि जजेस खरीदे जा सकते हैं. दूल्हा बिकता हुआ हमने सुना है फिल्म, लेकिन जज बिकेगा ये हमने कभी नहीं सुना. क्या अब ये भी हमको इस देश में देखना पड़ेगा. दूसरा एक मैं पर्सनल नोट पर कुछ कहना चाहता हूँ. दिस इज समथिंग दैट हैज़ रियली hurt me. It's about a departed important leader who has spent many years with my senior colleagues here in Parliament, who had a good relationship. We had differences, political differences across party lines, but I'm talking about late law minister who was my predecessor as well in many ways, late Mr. Arun Jaitley. He was respected at the bar. We respect him at the bar, and he was respected in Parliament, irrespective of the differences we had across political lines. I think I will not be wrong in saying that if there was a channel of communication, even when there were very divided positions taken in Parliament, he was always, and I'm sure that Azad Saab would confirm this, that he was always willing to hear. And in that sense, one can say that he was an important pillar of parliamentary democracy that we valued and we cherished. The kind of conversations that have come about him is deeply saddening, very hurtful. To create a controversy about his death. He was on his deathbed. And all his supporters, all his friends, all his contemporaries were very saddened that he left in life so early. And yet, here is a cynical, hardened mind talking about why doesn't he die quickly? What is it that they say that the government is maintaining him? In other words, कि उनको जिंदा रखने का क्या प्रयास हो रहा है जब प्रधानमंत्री को बाहर जाना है, जल्द देश छोड़कर कहीं और दौरे पर जाना है, तो उनको जीवित रखने का ये क्या प्रयास है, ये क्या ढोंग है. मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे दुखित और कोई बात हो सकती है. It's extremely painful. If this is how they treat their own people, and I don't know how many favors they may have received from him during his career, but if this is how they treat their own people, how would they treat ordinary people in this country? How will they treat this land? This is all I say with a very saddened heart. ये कहते हैं कि मैं 18 घंटे काम करता हूं. आप समझ रहे होंगे कौन कहता है ऐसा. क्या काम करते हैं ये इन चैट्स से मालूम पड़ जाता है. ये प्रधानमंत्री हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री. उनके पास इतना समय है कि अर्नब गोस्वामी जी, बार्क, TRAI, ये सारे मुद्दे उनके दरवाजे पर ले जाते. जरा मुसीबत आई राइवल चैनल से पहुंच गए प्रधानमंत्री का नाम लेने. ये प्रधानमंत्री का नाम लेने की जरूरत एक बिजनेसमैन, एक लॉबीइस्ट, माफ कीजिएगा, को कैसे आ जाती है? हाउ कैन अ लॉबीइस्ट हैव द कॉन्फिडेंस of dropping the name of the Prime Minister every second minute to fix rivals within the journalistic profession? The confidence with which Arnab Goswami flaunts his proximity with the Prime Minister and his office is shocking.
Never before in the history of India, with all of you experienced, seasoned journalists would have come across this. Why was the Prime Minister allowing Arnab Goswami such friendly access to himself and his office? We ask. Why was Arnab Goswami allowed to actively lobby with the Prime Minister and his office? We ask. What was this quid pro quo? तुम मुझे फर्जी टीआरपी करने दो, मैं आपको फर्जी पब्लिक ओपिनियन बना कर दूंगा. क्या था क्विड प्रो को? ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं. पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि टीआरएआई जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें. यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है. पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से. क्यों साहब? क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं. अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, टीआरएआई को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए. हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? इज दैट द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? Why was Amit Shah interfering in the functioning of a supposedly autonomous agency called the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India? What was the hold of Arnab Goswami on the second most powerful man in India called Mr. Amit Shah? We demand answers to this. आपको मेरे वरिष्ठ नेताओं ने काफी हद तक बताया कि क्या क्या इन चैट्स में है, आगे भी कई चीजें आ रही हैं. These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to control the Law Minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख सीईओ है अर्नब गोस्वामी. Will the media do some introspection, my friends? ये आत्मचिंतन हम तो करते ही हैं, हम सबको करना होगा, क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है. अगर टीआरपी की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह किया जा रहा था, सरेआम दिख रहा था. इन हिज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग, आप में तो सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फिर भी दोहराता हूं. इन हिज प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, दिस मैन हु क्लेम्स टू बी अ जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी, believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined. And he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता. क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता पर. डिड द डिटेल्स ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन, एंटनी साहब, शिंदे साहब briefed you on the protocols to deal with sensitive military secrets. Did the details of the military operation get leaked through Arnab Goswami? We only know one part of it,
that he got this information. Of course, Antony Saab is right. Where did he get this information from is a very, very important question. उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA। और चैट्स में आप देखिएगा तो लगभग सबके नाम ये लेते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं सूचनाएं अर्नब गोस्वामी को कहां से मिली और ये सूचनाएं अर्नब गोस्वामी ने कहां कहां दी, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी। हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई थी? ये देश कई कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में। ये देश दुखी था, मातम में था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी में। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता है। Does the Prime Minister, Home Minister, in fact the entire government have any moral, political, constitutional right to continue in office after such damning revelations? We ask. We demand that the Prime Minister should come clean on these accusations immediately in order to restore the severely damaged credibility of the highest office of this country. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।